सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं अक्सर एक जुमला सुनती हूँ, आप भी सुनते होंगे कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती है। और ये जुमला सुनते ही ये सोच आती है कि फिर हरफ़ आखिर होता क्या। इसका तो यही मतलब निकलता है कि सियासत का कोई उसूल होता है और ना ही कोई कायदा होता है। जब चाहो जो मर्ज़ी कर गुजरो और उसे सियासत का नाम दे दो। अब इसकी हालिया मिसाल आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जीतने के लिए तहरीक इंसाफ के वोटर से मदद मांग ली है, सिर्फ जीत के लिए। वो पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते नहीं थकती थी। एक मौके पर तो जरदारी साहब ने, आपको याद होगा, यहाँ तक कह दिया था कि मैं इसे जमात ही नहीं मानता। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में चाहिए वोट, तो लगता है कि अब सब जायज़ हो गया। यकीनन सियासत आप कह सकते हैं कि एक बेरहम खेल है जिसका कोई उसूल नहीं है। इसी सब पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, इंतखाबी जो दंगल है वो हम देख रहे हैं कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी को देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी खोई हुई पोजीशन मजबूत करने की पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही। तो आइंदा इलेक्शन में क्या देख रहे हैं पंजाब में? इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना शेयर बिल्कुल लेगी, प्रोविंशियल असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी। और हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि हम वफाक में हुकूमत बनाएं और हमारी कोशिश होगी कि सूबे में भी हम हुकूमत की तरफ देखना चाहते हैं। और जैसा कि मेरे चेयरमैन ने बहुत पहले भी कहा था और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी किसी सियासी जमात के पास नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो 266 सीट्स है उसमें से होपफुली हम 100 को क्रॉस करेंगे और 100 को जब क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बुखारी साहब, बिलावल साहब ने अपने जलसे में ये भी कहा कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं और उनका इशारा जो है नून लीग की जानिब था। तो क्या आपकी जमात ये समझती है कि जो लोग इस वक्त जेलों में हैं वो किसी भी सियासी जमात के, वो इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से जेल में हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जबर और जुल्म 77 ऑनवर्ड हुआ और जिस तरह हमारी क़यादत को शहीद किया गया और जिसको जुडिशल मर्डर भी कहा गया, हमारे कारकुनों को फांसियां दी गई, कोड़े मारे गए, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की उन्होंने। क्योंकि पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोई इंतकामी कार्रवाई तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं की। और फिर मोहतरमा के एक जो मौक़िफ़ था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, हम तो उस पर बिलीव करते हैं। और अगर आज जो लोग पाबंद सलासल हैं वो ख़ुद बता सकते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे दौर में कभी भी नहीं हुए। और अगर आज कुछ लोग अगर हैं सिवाय उनके कि जिनके खिलाफ संगीन किस्म के नौइयत के मुकदमात हैं, 9 मई वाला जो इशू है, इस किस्म के जो मुकदमात हैं, तो वो फेस करेंगे ट्रायल। अगर वो इनोसेंट है तो वो कोर्ट्स उनको रिलीज़ कर देंगे, एक्विट कर देंगे। अगर वो इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एविडेंस हुई तो उनकी कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत में। बिलावल साहब ने पिछले जलसे में पीटीआई के वोटर से भी मदद मांगी है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पीटीआई की जानिब इत्तेहाद का कह लेंगे जो हाथ बढ़ाया है, इस पे आप क्या कमेंट देंगे? इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि अगर माजी को देखा जाए दोनों पार्टियों के ताल्लुकात हमेशा कशीदगी का शिकार रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? बात जस्टिफिकेशन की नहीं है, बात यही कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और जो इक़दाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उठाए या जो उठा रहे हैं वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए। हम ये समझते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब करवाया गया तो फिर वो जहांगीर तरीन का जहाज़ 2018 में जो चला था वो फिर चलेगा, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कैंडिडेट हैं, आप उनको वोट दें, उन पे एतमाद करें, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आएगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी।
और अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब करेंगे तो उनका तो फ्यूचर अनसर्टेन होगा। इसलिए सर्टेनिटी के लिए चेयरमैन बिलावल ने कहा कि आप उस शख्स को वोट दें जो सियासी जमात की नुमाइंदगी करता है, और पीपल्स पार्टी सियासी जमात है जिसकी तारीख इस मुल्क में गवाह है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी। अच्छा, के लिए इत्तेहाद की बड़ी बात हो रही है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन के बाद कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है? क्योंकि बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में आपकी पार्टी से। ऑब्वियसली जो आज़ाद है वो तो ऑब्वियसली वो तो उनको पहला प्रेफरेंस उनको ये होगा कि वो पार्टी ज्वाइन करें जी। और उसके अलावा अगर जो रिक्वायर्ड नंबर है 169, उसके लिए अगर पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो दीगर सियासी जमातें जो हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके साथ बिल्कुल गुफ्तगू होगी और उनको हम बिल्कुल दावत देंगे कि हमारे साथ शरीक हों गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ये जो क्या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जो PTI के भी हो सकते हैं जो आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और क्या आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ना पीपल्स पार्टी के लिए आसान होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुकी है कि ये तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो बस जब आज़ाद है तो वो दे आर एट लिबर्टी, ठीक है, किसी पार्टी को भी ज्वाइन करें और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फिर उनके लिए आसानी है। प्रोवाइडेड है कि जब वो फाइनल लिस्ट रिटर्न कैंडिडेट की पब्लिश होगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो विद इन 3 डेज उनके पास ऑप्शन है ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का, और वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। ठीक है, तो फिर वो PTI के तो ना हुए जब वो आज़ाद मुंतखब होंगे सही, तो उन पर कोई कदगन नहीं होगी किसी सियासी जमात में शमूलियत। ठीक है। तो फिर यानी अगर आप आज़ारों के साथ हुकूमत बनाएंगे तो फिर ये हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी नहीं होगी क्या? और आज़ाद तो अक्सर बागी भी निकल आते हैं। नहीं, बैसाखियों पे तो नहीं होगी, कोलिशन गवर्नमेंट्स तो सारी दुनिया में बनती हैं। पीपल्स पार्टी की PDM की गवर्नमेंट भी तो जो पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी। और जो शामिल हो जाएंगे तो वो जमात का हिस्सा बन जाएंगे, आईनी तौर पे उस जमात का हिस्सा होंगे, तो बैसाखियों पर तो नहीं होगी। हाँ, दीगर जो सियासी जमातें हैं जिनकी स्ट्रेंथ होगी उसके साथ कोलिशन पार्टनर होंगे वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो जरदारी साहब हैं उन्होंने भी लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं, तो क्या फिर जो मुफाहमत के बादशाह हैं किसी किस्म की हलचल मचाने को तैयार है? क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से पंजाब में किसी बड़े सरप्राइज़ की बात भी की जा रही है, गूंज भी है। देखिए, जरदारी साहब बिल्कुल लाहौर में हैं और हम समझते हैं कि पंजाब का जो किरदार रहा पॉलिटिकल कैनवस पे वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, लाहौर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का भी उतना ही हक़ है और पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी इतना ही हक़ है कि वो लाहौर में बैठ के अपनी पार्टी के लिए कन्वेंसिंग करें। तो सरप्राइज़ ये है कि हम इंशाल्लाह माजी के जो इंतखाबात होते रहे उनसे बहुत बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। हमारी एक कंडीशन ज़रूर होती थी कि ये जो RTS सिस्टम बैठ जाना, जो ROs का इलेक्शन, इस पर हम बिल्कुल मोतरज़ रहे और कभी ये नारा लगता रहा जाग पंजाबी जाग 88 में। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि ECP अपना किरदार अदा करेगी, जो आइनी किरदार है उसका, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का। और इंशाल्लाह जब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर बिल्कुल ले लेगी पंजाब से। अच्छा, पंजाब के पार्टी की बाकी सूबों में मैं पोजीशन के हवाले से जानना चाहूँ तो क्या पोजीशन है? क्या वहाँ भी पीपल्स पार्टी को सरप्राइज़ दे सकती है? इंशाल्लाह देखिए, आप सिंध में सरप्राइज़ देंगे। हम सिंध के अर्बन एरिया से हम ज़्यादा सीटें लेंगे इस दफ़ा, हम बलूचिस्तान से सीट्स लेंगे, इवन हम KPK से हम सीट्स लेंगे। तो हमेशा आपकी हमने कहा ना आपसे 206 जनरल सीट्स हैं और पीपल्स पार्टी मोर देन 100 इंशाल्लाह सीट्स लेगी और बाद रिजर्व सीट्स मिला के और फिर कोलिशन पार्टनर्स आ जाएंगे, हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। सिंध में तो आपकी हुकूमत पहले भी रही में, अब दावा मेरे ख्याल से कोई सरप्राइज़ तो नहीं होगा। अलबत्ता MKM दावा कर रही है कि जैसे कि MKM का जलसा बड़ा कामयाब हुआ शहर कायद में, तो आप कैसे देख रहे हैं कि MKM टफ टाइम दे सकती है आपको? देखिए, हर सियासी जमात जलसे करती है और आपके जलसे को कामयाब कहती है, लेकिन असल बात तो ये है कि जलसा था, बड़ा जलसा था, बॉक्स में बैलेट पेपर्स कितने किसके पड़ते हैं ज़्यादा और कौन जीतता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा सिंध के अर्बन एरिया से ज़्यादा सीटें लेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी से बहुत बेहतर सीट्स हासिल करेगी।
अच्छा, कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है और वो सिर्फ शहीद बीबी को बेचकर, उनके लहू को बेचकर अपना वोट बना रहे हैं। काफ़ी सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए, बात की, कहते 15 साल हो गए हैं, अब कारकर्दगी दिखाएं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, फारूक सत्तार साहब का एक अपना मौक़िफ़ है। वो कभी MQM पाकिस्तान में होते हैं, कभी उसको छोड़ के चले जाते हैं। अभी फिर वो वापस आ गए हैं उन्हीं के पास। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख जो है ना, वो 1967 ऑनवर्ड है और इट इज़ ऑलमोस्ट 56 ईयर्स। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कौम के सामने है। अगर कारकर्दगी ना होती तो 2002 में जो रिज़ल्ट थे उससे बेटर रिज़ल्ट 2008 में आए, 2008 के बाद बेटर रिज़ल्ट 2013 में आए, 18 में आए, अभी 24 में भी बेटर रिज़ल्ट्स आएंगे। वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि कारकर्दगी के बगैर किसी जमात को मुंतखब करके ऐवानों में भेजें। इनकी अपनी जमात का जो हाल है वो आपके सामने है। और बिलखसूस इन्होंने क्यों नहीं लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कंटेस्ट किया? इनको पता था कि शिकस्त इनका मुकद्दर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि जियाला मेयर होगा। जियाला मेयर कराची का है, जियाला मेयर हैदराबाद का है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल सीट्स भी और नेशनल असेंबली की सीट्स भी माजी से ज़्यादा हासिल करेगी सिंध में। तो सर, सिंध में तो आप हुकूमत है पहले से और काफ़ी अरसे से, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा सिंध की जो आप बात करें, तो वहाँ तो मुफ्त बिजली दे नहीं सके आप। अगर वफाक में हुकूमत आती है तो फिर कैसे अमल होगा इतने बड़े बड़े दामों पर? ये देखिए, एनर्जी और ये मिनिस्ट्री वफाक के पास होती ना। ठीक ठीक है, प्रोविंस के पास तो नहीं होती है। और हमारी हुकूमत थी, हमारे वो जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए उनमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर है। मसलन वो हेल्थ की सर्विसेज आप देख लें। अब हम नाला जो प्रोजेक्ट है वो, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसे खित्ते में वाक़या है कि जहाँ पे सनशाइन खासी है और सोलर एनर्जी से हम बेनिफिट लेना चाहते हैं और उस पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। और होपफुली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और मुफ्त बिजली हम फराहम कर सकेंगे। अच्छा बुखारी साहब, आप एक सीनियर सियासत हैं, तो एक और सीनियर सियासतदान ये फरमाते हैं कि जी पहले PDM 1 थी और अब PDM 2 आने वाली है। तो पहले भी हमने देखा है कि आप लोगों ने मिलकर 16 महीने हुकूमत की, अवाम का किसी ने नहीं सोचा। अगर अब भी ऐसा हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी की क्या सोच होगी? देखिए जी, हम तो PDM 1 में हम इसलिए शामिल हुए कि हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वेज और मींस के ज़रिए किसी को हुकूमत से निकालना चाहते थे। हम एजुकेशनल पॉलिटिक्स करके किसी को हुकूमत से डिसलॉज नहीं करना चाहते थे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो। और इस पर हमारा माजी का जो हमारा रोल है वो सामने है, 2014 का भी रोल हमारा सामने है और उसके बाद भी। तो हमने एक आइनी तरीका इख्तियार किया और इमरान खान को हुकूमत से अलहदा किया, नो कॉन्फिडेंस किया। और हम समझते हैं कि आने वाली हुकूमत जो होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी उस हुकूमत को। ये PDM का हिस्सा ना हम थे ना हम हैं। हम उनके साथ ज़रूर कोलिशन पार्टनर्स थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का दावा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के आने वाले इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म होंगे। हाँ, हमारे कोलिशन पार्टनर्स में दीगर सियासी जमातें आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सिंध से भी कोई बड़ी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है, ऐसा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं और जो मेरी क़यादत पे एतमाद करता है, मेरी क़यादत की पॉलिसीज़ पे एतमाद करता है, मेरी जमात के मैनिफेस्टो पे एतमाद करता है और वो मेरी जमात के माजी को देखता है, उसकी कारकर्दगी को देखता है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ फिर ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आप तवक्को कर सकते हैं कि ऐसी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हों। अच्छा, ये जो मुल्क की मुआशी हालत भी आपके सामने है, पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या कोई प्लान है ऐसा कि मुल्क को मुआशी भंवर से निकाला जा सके, इकॉनमी बेहतर हो? बिल्कुल जी, देखिए इकॉनमी को कैसे आपने दुरुस्त करना है।
मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के मामलात को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बहुत बेहतर समझते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसका रिजल्ट्स विद इन 6 मंथ्स आपको मिल जाते हैं। आप अक्टूबर नवंबर में गंदम काश करते हैं, अप्रैल मई में आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा फार्मर को, और ताकि आपके पास अगर लोगों को खुराक फराम करनी है तो आप उसमें खुद कफील हो जाएं। तो पीपल्स पार्टी की मिसाल सामने है कि 2008 में हमने सपोर्ट प्राइस गंदम की 650 से 950 पे रखी थी जी। तो 2021 तक आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। तो हम समझते हैं कि खुद कफालत बहुत ज़रूरी है, और पहले उन अशिया की खुद कफालत ज़रूरी है कि जो इंसानों को अपनी खुराक के इस्तेमाल करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, दावे तो आप बड़े बड़े कर रहे हैं, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं देखा जाएगा कितने सही साबित होते हैं। एक्सपोर्ट जो हमारी चीज़ें होनी चाहिए, जो होती थी, मतलब कॉटन में हमारी एक्सपोर्ट होती थी, हमारा राइस एक्सपोर्ट होता था, होता है अभी भी। हमारे और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी जोर देना पड़ेगा जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। ठीक है। अच्छा, नैयर बुखारी साहब की पार्टी के एक सीनियर सियासतदान ने कहा है कि जिस पार्टी का मंशूर हमारी पार्टी के करीब होगा उससे बात होगी। तो अब तक किसी भी पार्टी का मंशूर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी जैसा ही लग ही नहीं रहा? देखिए, ये सारी बातें प्री मेच्योर हैं, अभी जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी 8 तारीख के। अभी भी प्री मेच्योर है सर, 8 फरवरी सर पे खड़ी है, और रिजल्ट बताएगा कौन सी जमातें करीब आएंगी और कौन सी नहीं। ठीक है, ठीक अभी है। अच्छा, तो बुखारी साहब, जो नून लीग है वो भी बिलावल साहब पर अब तनकीद करती नजर आ रही है। हालांकि पहले बिलावल साहब तनकीद करते, नून लीग नहीं जवाब दे रही थी। हमने देखा भी एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी बिलावल तहजीब में रहकर बात करें। कैसे देखते हैं? देखिए जी, सियासी मुखालफिन तो तनकीद करते हैं, लेकिन हम तनकीद तहजीब के दायरे में करना चाहते हैं, और वो करते हैं बाकियों से भी। अगर कोई तहजीब के दायरे से बाहर निकला तो उसको फिर उसी अंदाज में जवाब देना। अच्छा, आखिर में मैं ज़रा आसपा साहिबा के हवाले से बात करना चाहूँगी कि आसपा भुट्टो साहिबा भी हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, तो क्या आगे आने वाले वक्त में उनको भी कोई सियासी रोल मिल सकता है? देखें, वो सियासी ख़ानदान की चश्मो चराग है जी, लेगेसी है उनके पास पोलिटिकल। ऑब्वियसली पहली बात तो यह है कि उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, वो खुद डिसाइड करेंगे, और फिर पोलिटिकल ठीक है जी, जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन हुआ, जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया। वहाँ पे बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे, और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से, पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के वो तलबा थे जो डिफरेंट जगहों से आए, और बतौर सहाफ़ी मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। आज जो 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और बड़ा एक अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तमाम जो तलबा थे, स्टूडेंट्स थे, जिसमें लड़कियाँ भी थीं, नौजवान लड़के भी थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि वो मुल्क की दो बड़ी शख्सियात, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे वज़ीर आज़म, उनसे बराह रास्त अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, उनसे सवाल पूछ सकें। अच्छा, हर तरह के सवाल वहाँ पूछे गए, मुश्किल सवाल भी पूछे गए, जिसके बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी। मेरे साथ आदिल अब्बासी मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, रहते होंगे, वो खुद भी मौजूद थे। आदिल, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और ब्रिगेडियर मसूद खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं तमाम इशूज़ पर। ब्रिगेड साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो दोनों की मौजूद का फ़ायदा उठाते हुए आदिल, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा स्टेप है कि नौजवान नस्ल जो कि मुस्तकबिल के मेमार हैं, ज़ाहिर बात है, आज वो बच्चे काम कर रहे हैं, कल को कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करेगा, उनका एक बराह रास्त राब्ता
दो बड़ी शख्सियात के साथ कि आपके जहन में जितने भी सवाल आते हैं, नौजवानों के जहन में ज़्यादा सवालात होते हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको सवाल का जवाब मिल सकता है, बहुत सी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं सवाल पूछने से, जवाब मिलने से क्लियर होती हैं, कैसे देखते हैं आप? हाँ, अच्छी ये एक मूव है और अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंटरेक्शन करते रहे हैं, DGISI भी कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी कर रहे हैं इंटरेक्शन। ये एक अच्छा इस एतबार से भी है क्योंकि अब देखें मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ना वो चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं आपके। पहले चैलेंजेस डिफरेंट थे, आप अपनी एक लिमिटेड स्पेस में रह सकते थे, अपने बॉक्स में रह सकते थे, अपनी पर्टिकुलर फील्ड में रह सकते थे, लेकिन अब चूंकि इतने बड़े चैलेंजेस हैं और इतनी डाइवर्सिटी आ गई है चीज़ों के अंदर कि उसकी वजह से आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। ठीक है। सो इस तरह पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से स्टूडेंट्स आने के बाद जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक तो आपको ये भी पल्स मिलती है व्हाट दे आर अप टू, वो क्या सोच रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो है वो आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप बराह रास्त बताते हैं। क्योंकि देखिए फौज में आपने अक्सर सुना होगा कि ये कहा जाता है कि यार हमारे पास तो कोई फोरम नहीं है जिस पे आकर हम आकर बता सकें। एक ISPR का फोरम है जिसके जरिए वो बात बता देते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसके अंदर हम आपको आके बता सकें कि हम क्या, व्हाट वी आर अप टू। मीडिया में स्पेकुलेशंस होती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिवाइडेड मीडिया है, वो मुख्तलिफ बातें कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है इस रास्ते और से समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सही बात कर रहा है। इस रास्ते से भी शायद उन्हें ये एग्जैक्टली लोग कंफ्यूज भी होते हैं, वो कहते हैं ये ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। बहरहाल लोग अपनी डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, रखनी भी चाहिए। मतलब एक राय, एक इशू पे मेरी राय ये है तो दूसरे की राय मुख्तलिफ होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सेम राय हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जरिए बराह रास्त इंटरेक्शन करके खुद वो भी पल्स ले रहे होंगे कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मुस्तकबिल जो पाकिस्तान का है, जो मेहमान है वो क्या सोचते हैं, और एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहनों से भी ये कन्फ्यूजन निकल गई होगी। क्योंकि इससे पहले भी जो आर्मी चीफ्स थे वो भी इंटरेक्शन करते रहे स्टूडेंट्स के साथ कन्वेंशन सेंटर्स के अंदर, इसके अलावा डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। तो इससे एक इम्प्रेशन यही क्रिएट होता है कि जैसे आप उनको अपनी बात बता पाते हैं और स्टूडेंट का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि भाई हम खुद आर्मी चीफ के सामने बैठकर या प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठकर अपना कथारसिस भी कर रहे हैं, अपने सवालात भी रेज कर रहे हैं, और जो हमारे कंसर्न्स हैं वो भी शो कर रहे हैं, और वो जवाबात की सूरत में उसको एड्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिगेड साहब आप भी वहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि हर तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी सवाल हो रहे थे वहाँ पे, हर तरह के सवाल हो रहे थे। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हर सवाल का जवाब दिया गया, बड़ी डिटेल के साथ दिया गया। ना सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हौसला बड़ा बढ़ाया नौजवानों का। जैसे कोई बड़ा होता है और वो आपका मेंटोर होता है, आपको सिखा रहा होता है, आपका हौसला बढ़ा रहा होता है। उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ी नेमत है, आप शुक्रगुजारी करें, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास सब कुछ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की कि नौजवानों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी से कम नहीं हैं, आप में बहुत कुछ है, लेकिन आपको खुद भी समझने की ज़रूरत है कि आप कितने माला माल मुल्क में बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पर है, मिनरल्स के हवाले से उन्होंने बात की, और आपके अपने अंदर कितना टैलेंट, कितना पोटेंशियल है, कैसे देखें? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले उन्होंने बात की है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की बात की है, टू नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की है, और तमाम वो अवामिल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान बना, एंड सब्सिक्वेंटली देन द पोटेंशियल्स की यहाँ बात की पाकिस्तान की। उन्होंने जो मिनरल्स की बात की जो अनटैप्ड हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने कहा पोटेंशियल्स हैं, और जो हमारे लोन्स कितने हैं तो वो बात हुई। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने बात की, हमारे यहाँ भी पोटेंशियल्स हैं, और स्पेशली जो उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया ग्रीन कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान का है वो एक फ्यूचर में जो आएगा, अभी तक वो लाइमलाइट में नहीं आया, उधर से भी चीज़ें आगे आ रही हैं और उससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। वो आगे वी कैन डिस्कस इट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान आर्मी इसको लीड रोल है इनका। स्पेशली वी आर फोकसिंग चोलिस्तान में, और चोलिस्तान में थाउजेंड्स ऑफ एकर्स जो बैरन लैंड थे उसको उन्होंने कल्टीवेट किया है। इस साल तो वहाँ से फसल भी मिलेगी। सो वो थे, उन्होंने टेररिज्म की बात की, और इसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशंस की बात की विद द नेबरिंग कंट्रीज़, और वो उन्होंने सॉवरेनिटी के स्पेशली जब उन्होंने फोकस किया, जब उन्होंने कहा सॉवरेनिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इर्रेस्पेक्टिव जो कोई भी फ्रेंडली कंट्री हो भी हो। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बात की कि हमारे जो सिटीजन्स है उनकी लाइफ एंड सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अस देन द रिलेशन विद एनी कंट्री, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। देन जो फोकस जो मेजर रहा सोशल मीडिया पर उन्होंने जो बात की है, और स्पेशली देखें उन्होंने जिस तरह कहा है कि आज हम देखते हैं तो पाकिस्तान को एक्सटर्नली भी थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, और एक्सटर्नल इंडिया से हैं, होस्टाइल एजेंसीज से है, और इंटरनली हमारे अपने जो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, और वो जिस तरीके से फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ही सेड, ही रेफर्ड टू सूरह हिजरात को उन्होंने जब रेफ़र किया कि
कि उसमें अगर कोई फासिक तुम्हारे पास हाँ, कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो, पहले तहकीक कर लें, फिर इस ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। या पूरी आयत में अगर हम जाएँ तो इस तरीके से हैं, तो वो उन्होंने बच्चों को यह समझाने की कोशिश की है, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड चीज़ें न करें, पहले सोचें समझें तहकीक करें, फिर इस पे कोई आप। और बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने कहा, दिल आपको भी याद होगा जब उन्होंने ये सूरत ये पढ़ के सुनाई, ये आयत और इसका तर्जुमा के पहले आप तस्दीक करें, पहले आप उस खबर की अच्छी तरह से तस्दीक कर लें। लेकिन वाकई जब उन्होंने कहा कि जी आप शेयर का बटन होता है, उसको आप फैला सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च की ऑप्शन नहीं वो दे रहा होता, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रिसर्च करते भी नहीं हैं। अब हमारे बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने खबर देखी, उनको लगा कि शायद ये सही है, उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया, बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के, रिसर्च की नहीं। हाँ देखिए, ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का जो यूज़ है ना, वो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव हुआ है। बहुत हद तक इस हद तक नेगेटिव हुआ है कि उसमें लोगों की करेक्टर असैसिनेशंस की गई हैं, लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यानी जो आप फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं थ्रू डिफरेंट फोरम, सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम का निशाना बनाया जाता है। मैंने उस चीज़ से आप भी गुजर चुके हैं, मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैं तो खैर परवाह नहीं करता, मैं टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मैं अपनी बात करके चला जाता हूँ, और कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नज़र आती है सोशल मीडिया पे तो वो देख लेता हूँ। ये जो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होती हैं, ये जो स्कैंडलाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मेरा फोकस ये होता है कि अगर कोई नई बात, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई अपडेट दे रहा है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं अदरवाइज ये जो एक आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो मैं नहीं। यानी आप पर जब तनकीद भी की जा रही हो या मेरे पर भी, किसी पर भी, तो आपको लगता है कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल, वैसे मैं भी आपकी तरह ही करती हूँ कि मैं इग्नोर करती हूँ, मैं जवाब नहीं देती। अगर गुजर जाए तो मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता, और हम भी क्रिटिसिज्म से मुबर्रा। ट्रेंड कैसे है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, क्या सिखा रहे हैं? देखिए, यही एक हमारा अलमिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे जिन्होंने करप्शन की हो, उन लोगों को जिन लोगों ने किसी को डिफेम किया हो, उन लोगों को जिन्होंने अपने झूठ से, अपने बहुतान से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हों, तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, अब जैसे कहते हैं कोई 500 अकाउंट्स है जो आइडेंटिफाई किए हैं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मतलब लाइक विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री में वो अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे, अब आपने उनको मार्क कर लिया, चलें आपने मार्क तो कर लिया, अब आप उन पे एक्शन क्या लेंगे, कितना ड्यूरेबल एक्शन लेंगे, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट फ्यूचर में भी करते रहेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपने उसको सिर्फ एक खबर के तौर पे लेना है कि जी आपने किसी को डराने के लिए इस्तेमाल कर लिया और अब वो डर जाएगा तो उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। फ्यूचर में फिर नए लोग आएंगे और ये सब कुछ करेंगे। और क्रिटिसिज्म, देखिए हम क्रिटिसिज्म से मुबर्रा नहीं है, हम कोई वी शुडंट थिंक दिस वे कि वी आर अबव देन एनीथिंग एल्स। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जो हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा झूठा इल्ज़ाम लग रहा है जो विच हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी। मसलन एक ऐसा इल्ज़ाम लग जाए जो आपने किया ही नहीं, सही है, उसके लिए यकीनन स्टेट होनी चाहिए जो उसको आपको इंसाफ दिला सके, किसी भी बंदे को वो इंसाफ दिला सके कि कोई झूठा इल्ज़ाम, चाहे वो सहाफ़ी लगाए या सहाफ़ी के ऊपर लगे, दोनों सूरतों में उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। और इसी सोशल मीडिया की वजह से मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ ये मसला नहीं है, मसला ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कैंपेन चलती है, इंडिविजुअल्स के खिलाफ कैंपेन चलती है, जो कि बहुत गलत है। एलिगेशन लगते हैं, अगर आपके पास खबर है, ठीक खबर है, तो यू शुड स्टिक टू इट। आप खड़े हो जाएं कि जी ये खबर है और मैं इस पर कायम हूँ और ये खबर आप साबित करें। लेकिन आप झूठ बोलते हैं, आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप कहते हैं सॉरी मेरे से गलती हो गई। सहाफत में गलती भी हो जाती है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यार चूंकि मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे दें, मतलब यहाँ लोगों ने बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शाजिया मरी साहिबा के ऊपर जो एलिगेशन लगा और फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, अच्छी बात है, उन्होंने माफ़ भी कर दिया, माफ़ी मांगने वाले माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इस एतमाद के साथ खबर दी जाती है कि जैसे आपने ऐसे सुनी हो, बिल्कुल फेस टू फेस देखा हो। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सुना, इसी तरह हो सकता है ये गलती हो, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि हमसे गलती नहीं हुई होगी, हमसे होती है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन गलती और ह्यूमिलिएट करने में फर्क है। लाइक मिस्टेक करने पर आ जाएं,
मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ क्रिटिसिज्म में और ह्यूमिलिएशन में फ़र्क होना चाहिए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ह्यूमिलिएशन हो रही है, क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। क्रिटिसिज्म हर इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन जब आप ह्यूमिलिएट करते हैं तो फिर रिएक्शन आता है। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, और तनकीद बराए मतलब तजलील तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मसला ये है ना कि ह्यूमिलिएशन हो रही है, अब क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, ये उससे आगे की चीज़ हो रही है, तो जो आप करते हैं फिर आपको वो भुगतना पड़ता है। अब आपका जो एक्शन होता है वो रिएक्शन फिर आपके सामने आता है। अच्छा, दूसरी बात हमने देखा कि लोगों में बर्दाश्त रह ही नहीं गई, अदम बर्दाश्त। आप देख लें कि एक लिहाज होता है किसी का। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी राय एक चीज़ को लेके कुछ और है, आपकी कुछ और है, मेरी कुछ और है, हम सबका राइट है, लेकिन अगर चूंकि आपकी राय आपसे नहीं मिल रही, या मेरी राय आपसे नहीं मिल रही, या मेरी राय आपसे नहीं मिल रही, तो आप किरदार कुशी पर आ जाएं, आप अगले बंदे की तजलील पर आ जाएं, वो आपकी वाली बात की ह्यूमिलिएट करने पर आ जाएं, पकड़ियाँ उछालने पर आ जाएं, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी राय से इख्तिलाफ क्यों कर रहे हो, मेरे वाली सोच है वो क्यों नहीं रख रहे। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह आदिल बता रहे थे कि 550 ट्रॉल जो अकाउंट्स अभी कंफर्म हुए हैं, मोस्टली दे आर ऑपरेटिंग बाहर से कर रहे हैं, और उनका बेसिकली फोकस है जुडिशरी भी है और आर्म्ड फोर्सेस से, और स्पेसिफिकली आर्मी पे इस पर कर रहे हैं। और देखें कि जिस तरीके से वो तो खैर अभी डीड बन चुके हैं ना, और इसमें अभी देखें कि हम वी आर फेसिंग दो किस्म के थ्रेट्स को। एक्सटर्नली इंडिया कर रहा है, रॉ वाले कर रहे हैं, और वो एक कंसेप्ट लेके जा रहे हैं जो इंडिया का राइट, जिस चीफ ने भी तो जो हमारे अपने कर रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उस पर कितनी तकलीफ होती है। इंडिया तो रवायती हरीफ है, दुश्मन है हमारा, वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है, हम भी फिर उनको इनका जवाब पत्थर से देते हैं। हमारे अपने जो कर रहे हैं बाहर के मुमालिक में बैठ के, कुछ साथ ही नहीं है, वही नैरेटिव लेके आगे जा रहे हैं। क्यों? वही देखें ना कि नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तान है, पाकिस्तानी, वो नैरेटिव वो इंडिया का लेके चल रहे हैं। अब ये बुक्स में आ गए ना, अब आउट ऑफ वो देश वाइज कहते हैं ना जहरीला प्रोपेगेंडा जो अभी जो बाहर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जिसमें ट्रोल्स अकाउंट्स भी हैं, जिस तरीके से आप अभी एक बात कर रहे थे कि इस तरीके से है कि फोकस कर रहे हैं इंसल्टिंग नैरेटिव्स, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, र्यूमर्स, और उसको बेस करके कहानियाँ बनाई जाती हैं और फिर उसको वो मार्केट में लेके आते हैं, और स्पेशली वी हैव सीन कि उस पर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुए, तो आई एग्री विद आदिल कि हमें एक उस पर किस्म का एक्शन होना चाहिए। लेकिन आदिल ने अहम सवाल जो उठाया, जिसकी तरफ आप आ रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होगा, एग्जाम्पल सेट होगी, सेट होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इस तरह इग्नोर कर देंगे तो ये लोग करते जाएंगे। अब लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, तो वी हैव द एविडेंस, तो मेरे ख्याल में हमें उनको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से भी आज बात हुई, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से भी बात हुई है। मुझे भी ये लगता है कि वाकई जितनी आज़ादी इज़हार राय हमारे मुल्क में, आदिल शायद किसी भी मुल्क में नहीं होगी अभी, और इससे ज़्यादा कितनी आज़ादी इनको चाहिए कि किसी की भी पगड़ी उछाले चले जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी कहे चले जा रहे हैं, किरदार कुशी तक आ गए हैं, और अभी तक इनमें से किसी को भी कोई करार वाक़ई सज़ा नहीं हुई, किसी को पकड़ा नहीं गया। 9 मई के लोग जो हैं अभी तक उनको भी सज़ा नहीं हुई। किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कभी? ये वाक़या इससे भी पीछे का है। पिछले साल जब लसबेला में वो क्रैश हुआ था कोर कमांडर सरफराज साहब का हेली, तो आप उस दिन के जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें पहुंच कहाँ गई थी। और मुझे आज भी याद है, हामिद मीर साहब के शो में जाके मैंने ये ब्रीफ किया था, सारा बताया था कि इंस्टीट्यूशन के अंदर एक रिजेंटमेंट है, रैंक एंड फाइल में गुस्सा है इस बात के ऊपर कि जो कुछ ट्रोलिंग की जा रही है, मसलन बाकायदा उसको रिलेट किया जा रहा था कि ये वाकया हादसा नहीं है बल्कि शायद कुछ कराने वालों ने करा दिया है, और जिस किस्म की ट्रोलिंग हो रही थी। मैंने पिछले साल ये बात की थी कि अगर आप ये जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं, अगर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन कर्ब दिस। अगर आप उनको सिर्फ उनकी खबर बना ली, उनको डरा दिया, उन्हें दबा दिया, उन्हें सिर्फ दिखा दिया, यहाँ तक रहेंगे तो ये चलता रहेगा। और हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मोमेंटम बनता गया, बढ़ता गया, चलते 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 यहाँ तक आ गए। और मेरी ट्रोलिंग उस रोज़ एक्सट्रीम ट्रोलिंग इसलिए हुई थी या की गई थी या करवाई गई थी क्योंकि मैंने वो आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये मार्क हो चुका है, अब इस पे एक्शन होगा। एंड सिंस देन वी हैव सीन इंस्टीट्यूशंस हैव टेकन लॉट ऑफ एक्शंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसे कंक्लूड कैसे करना है। अब उसको आपने कंक्लूड करना है ना, जो लोग पहले, जो लोग दरमियान में, या जो लोग अब ये काम कर रहे हैं, क्या आप उनको सजा देंगे? अगर आप उनको सजा देंगे तो आगे लोग रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको सिर्फ मार्क करते रहेंगे और मार्क करके उनको छोड़ते रहेंगे तो वो दोबारा करेंगे, बल्कि उनसे ज्यादा खतरनाक लोग सामने आएंगे। क्योंकि एग्जांपल सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 9 मई को हुआ है, आप जाएं जाके पिछले साल ये देखें जब वो हेली क्रैश हुआ था, उस वक्त सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में बात क्या हो रही थी। और देखें, क्राइम होता है ना स्ट्रीट के ऊपर, एक बंदा, किसी की भी जान, उसका खानदान जाता है, अगर कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, उसका इफेक्ट उस खानदान पे, उस एरिया पे, उस शहर पे होता है। मैस कोई मर्डर हो जाए, कोई और कोई प्रॉब्लम हो जाए, टेररिज्म का वाक़या हो जाए, उसका कंट्री के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं ना,
पूरी दुनिया देखती है। मसलन आपके न्यूज़ चैनल की हेडलाइन शायद चंद मुल्क देखते हों या चंद वो देखते हो, लेकिन आपका एक ट्विटर का अकाउंट जो है वो अफ्रीका में भी, पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता और है, एक मैसेज, ईस्ट एशिया में भी और यूरोप में भी और यूएस में, मतलब पूरी दुनिया में देखा जाता है। सो अगर आप इसको ये समझते हैं, क्योंकि जब ट्वीट मिसाल के तौर पे आपकी पॉलिटिशियंस की भी अगर लड़ाई होती है आपस में, और वो जब पूरी दुनिया के यहाँ डिप्लोमेट्स बैठ के देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, उनकी अगर किसी पॉलिटिकल इशू पे है तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस लेवल की एलिगेशंस एक दूसरे पे लगाई जाती हैं, ये पूरी दुनिया ये तमाशा देखती है। इंस्टीट्यूशंस की जो लड़ाई होती है, इख्तलाफ होता है, वो पूरी दुनिया ये तमाशा देखती है। इसी तरीके से जब आप, मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंडिंग करते हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, आप रोक नहीं सकते इसको। ये माइंड इट, ये आसान नहीं है, इट्स अ टफ टास्क टू कंट्रोल दिस सोशल मीडिया। ये कोई इजी गेम नहीं है। दुनिया ने फिर उसके लिए प्रॉक्सी, दुनिया ने फिर उसके लिए एक अपने सोशल ऐप्स इंट्रोड्यूस कराई, आप इसे रोक नहीं सकते। आप ये कर सकते हैं कि गलत यूज कौन कर रहा है और ठीक यूज कौन कर रहा है। अगर कोई गलत यूज कर रहा है आप उसे काउंटर करते जाएं, आप थ्रू आउट सोशल मीडिया को बंद सवाल है ना, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ, बल्कि पहले ब्रिगेडियर साहब फिर आपकी तरफ आ जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अब ये रोकना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मामला जहाँ तक चले गए हैं, जैसे कि आदिल भी बता रहे हैं, मतलब लिमिट क्रॉस हो गई ना, एक लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी है, तो फिर जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है फिर इसको कंट्रोल भी फिर बहुत ऊपर से जाके करना पड़ता है, एक्शन भी उतने सख्ती से लेने पड़ते हैं कि अब इसको कंट्रोल करना है। फिर कैसे हो सकता है ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब कंट्रोल किया जाएगा तब चीखें निकलेंगी कि तो गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, देखिए रिडिक्यूलिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इन द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह आज चीफ कोर्ट कर रहे थे कि यूरोप में या वेस्ट में क्या होता है कि आप कोई चीज़ करते हैं तो करके दिखाएं, वहाँ करके दिखाएंगा, वहाँ पे, यहाँ पे तो ये है कि आम चले इख्तलाफ एक हद तक तो ठीक है, जब इंसल्टिंग आप उस पर आ जाते हैं, किसी के आप घर तक पहुंच जाते हैं या आप उसका तमस्कुर उड़ाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर देखें, यू आर कंप्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी, बाज़ ऐसी चीज़ें आप शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं जो मेरे ख्याल में थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल में अब लोग अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, 550 की बात हो रही है, मेरे ख्याल में से उसमें से हमें एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए एज ए मैसेज टू अदर्स। ठीक है आदिल, आपका भी कमेंट में इस पे चाहूँगी। और दूसरी बात है, बाहर बैठ के कुछ हजरात जो पता नहीं किस ज़राए से खबरें दे रहे होते हैं, और हमारे यहाँ ये बैठ के लोग बड़ा उनको रीट्वीट कर रहे होते हैं और वो फतवे दे रहे होते हैं एक किस्म के कि भाई ये तो खबर सही है, सच्ची है। कौन से ज़राए होते हैं इनके ये, और झूठी खबरें साबित होती हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया, मैं इनको ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। मेरे लिए ये नॉन एंटिटी है। मेरे लिए संजीदा बात ये है कि जो मुल्क के अंदर रहते हुए लोग अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को या पाकिस्तान के लॉज को वायलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। आपके मुताबिक जो मुल्क से बाहर बैठकर लोग, आपके मुताबिक मुल्क से बाहर बैठ के, हमारे कुछ सहाफ़ी भी हैं, मैं किसी का नाम लूँ या ना लूँ, मेरे ख्याल से आप भी समझते, लोग भी समझते, जिन्होंने नाम पहचान सब कुछ पाकिस्तान में बैठ के बनाया, सारी फ़ैन फॉलोइंग, अब वो पाकिस्तान से बाहर हैं और पता नहीं उनका क्या नैरेटिव है, क्या एजेंडा है, वहाँ से बैठ के वो वीलॉग्स करते हैं, सारा दिन ट्विटर खेलते हैं और यहाँ पे लोगों की जहन साजी करते हैं। आपका क्या ख्याल है, वो जहन साजी लोगों की जो हो रही है? मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा संजीदा नहीं लेता इस मसले को। मैं जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे होने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ों को संजीदा नहीं लेता, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा फोकस से इनको देखता हूँ। मैंने आपको जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में बताया, जो मुझे देखना होता है वो मैं देख लेता हूँ, जो काम की चीज़ होती है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर ये है? जी है, बिल्कुल। और स्टेट को उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करना चाहिए। स्टेट के लिए चैलेंज है ये, किसी इंडिविजुअल के लिए चैलेंज तो है नहीं। ये रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है ना, ये चीज़ें पाकिस्तान के किसी एक आम शहरी के लिए सिर्फ ये ख़तरा नहीं है। तो उसमें आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं अपने तौर पर ये कर सकता हूँ कि मैं फेक न्यूज़ ना दूँ, अपने तौर पे ये कर सकता हूँ गलत एनालिसिस ऐसे ना करूँ जिससे कोई स्टेट को या मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। मैं अपने तौर पे ये कर सकता हूँ कि मैं किसी गलत मैसेज को स्प्रेड ना करूँ, लेकिन मैं सबकी गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये स्टेट का काम है, और स्टेट इंस्टीट्यूशन अगर फंक्शनल हो तो दे कैन कंट्रोल एंड काउंटर दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन अगर वो लीनियंसी दिखाते रहेंगे तो दे विल हैव मोर स्पेस। यानी आप कह सकते हैं कि रियासत का दिल बहुत बड़ा है और रियासत ने बड़ी इनको रियायत दी है, लेकिन अब वक्त आ गया। अगर आप जर्नलिस्ट की भी बात कर रही हैं, देखिए अगर कोई जर्नलिस्ट किसी के पास खबर ठीक है तो मैंने आई सेड इट अर्लियर, ही शुड स्टिक टू दैट। लेकिन अगर उसके पास खबर ठीक नहीं है तो स्टेट शुड मेक हिम अकाउंटेबल कि आपकी खबर गलत है, और अगर गलत से भी आगे वो इल्ज़ाम है तो उस इल्ज़ाम के ऊपर फिर यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ठीक है बेटे साहब, आपका लास्ट कमेंट इसी पे।
जो आपने जिस तरह बात की ना, जो बाहर बैठे हैं कि इसमें शक नहीं है, दे आर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इनसाइड पाकिस्तान। वो एक नैरेटिव को फीड करते हैं और फिर थ्रो करते हैं इन पाकिस्तान और खतरनाक हद तक। और देखें इतना डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी है, वो ऐसी चीज़ लेके बात करते हैं जिसमें 95% अचीव सेट उसमें झूठ होता है, और वो लेके फिर वही हमारे 65% यंग लोग हैं, फिर वो जब कहानी देखते हैं, सुनते हैं, फिर शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसके इम्पैक्ट बड़े सीरियस हैं। सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जिस तरह आज चीफ ने एजुकेट किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, और रेफरेंस वो फ्रिक्वेंटली कुरान की आयतों से देते रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होना चाहिए। और लोगों को, वालिदैन को यकीनन अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि हमने क्या बेहतर है, क्या झूठ है, क्या सच। आखिरी 1 से 1.5 मिनट में जरा हम इस पे भी कमेंट करेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी सवाल। इन जनरल ये ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात ठीक है कि इन लाइक एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वी शुड बी फोकस्ड ऑन रिसर्च वर्क। आप जिस काम में भी, आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप जितना रिसर्च अपना अच्छा करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज्यादा होता है, आप एक्सेल करते हैं, आप ग्रो करते हैं। एक आम पाकिस्तानी को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर वो किसी पे क्रिटिसाइज भी करना चाहता है ना, क्रिटिसिज्म करना चाहता है, तो उसको उस क्रिटिसिज्म के लिए भी चाहिए कि वो भी पूरी तहकीक कर ले, क्योंकि ना इसकी बात हमें मजहब इजाजत देता है, ना माशरत, कोई माशरा इजाजत नहीं देता कि मैं आप पे झूठा इल्जाम लगाऊं और आई कैन गेट अवे। और कुछ मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। और खैर ये तो अब इससे हम आरी हो चुके हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि उससे फायदा ये होगा कि अगर आप मुझ पे क्रिटिसिज्म भी करना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इस तरह कर सकते हैं कि आप मेरे खिलाफ कंक्रीट सॉलिड चीजें ला के भी बात कर सकते हैं, not because your leader doesn't like me or your group don't like me। अच्छा, आखिरी 1 मिनट है, मैं चाह रही हूँ इस पे भी हम बात कर लें कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ सवाल जवाब हुए इस कन्वेंशन में, तो उसमें भी कैटेगोरिकली कहा गया कि 8 फरवरी को आपके पास पूरा राइट है, आप अपनी मर्जी की पार्टी को या जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं वोट दें। इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है, जाहिर है, और इसी तरह होना भी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आपके पास वोट की सूरत में आप पावर है कि आप जिसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज़ इससे आगे की बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो आपका राइट है ना, एवरीवन नोस के आपका वोट डालना राइट है, और आपने इलेक्शन वाले दिन जाके वोट डालना है। अब जब आप ये बात करते हैं, आपने ये देखना अच्छे बंदे को डालना है। अच्छा, अच्छे बंदे से मुराद देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि आप ये कहेंगे कि यार पार्टियां तो ले दे के यही 3-4 है, अब घूम फिर के इन्हीं को हमने वोट डालना है। नहीं, ये भी हो सकता है कि किस पार्टी ने कितना अच्छा कैंडिडेट अपना जो है वो खड़ा किया है। अगर वो कैंडिडेट अच्छा है और वो किसी और पार्टी का, और आपको लगता है कि यार मेरा रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया का ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा उसका मेरिट है, ज़्यादा जो है वो कमिटेड है, वो बंदा या उस बंदे की वो ज़्यादा सिंसियर है हमारे एरिया से, तो आप उसको वोट डालें, बजाय इसके कि आप सिर्फ इस बुनियाद पे वोट डालें कि नहीं यार चूंकि मेरी पार्टी का बंदा है तो चाहे वो करप्ट भी है तो मैं उसको वोट डाल दूंगा, चाहे वो इनकॉम्पिटेंट भी है तो वोट डाल दूंगा। रादर यू शुड elect a person who's more competent than the other one। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।